हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी के आज हम अगले सेक्शन उच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उच्च न्यायालय भारतीय संविधान के आर्टिकल 214 में वर्णित है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है। आर्टिकल 231 में क्या वर्णित है? एक से अधिक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की अधिकारिता दी जा सकती है। मतलब दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ठीक है। इसके लिए प्रावधान संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रावधान संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखेंगे यहाँ पे। ठीक है। जैसे असम उच्च न्यायालय, असम का जो उच्च न्यायालय है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम पर भी लागू होता है। महाराष्ट्र में जो उच्च न्यायालय है वो गोवा के अधिकार को भी, मतलब गोवा के जो केसेस है उनको भी देखता है। चंडीगढ़ का जो है पंजाब हरियाणा दोनों को देखता है। हैदराबाद का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाल ही में हैदराबाद में भी, मतलब जो आंध्र प्रदेश में भी उच्च न्यायालय का गठन किया गया है या होने वाला है, ये आप नेट पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। खंडपीठ क्या होती है? खंडपीठ होती है जो उच्च न्यायालय के कार्यभार को कम करने के लिए खंडपीठ का गठन किया जाता है। कुछ राज्यों में जनसंख्या के आधार पर या वादों की संख्या के आधार पर या ऐतिहासिक कारणों से उच्च न्यायालय के खंडपीठ स्थापित किए जाते हैं, है ना। खंडपीठ स्थापित किए जाते हैं। खंडपीठ को वही शक्ति है जो उच्च न्यायालय को और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। ठीक है। उच्च न्यायालय जैसे इलाहाबाद की खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में है। जबलपुर की इंदौर और ग्वालियर में है। जोधपुर की जयपुर में है। मुंबई की कहाँ है? नागपुर में, औरंगाबाद में और पणजी में है। चेन्नई की कहाँ है? मदुरई में। बेंगलुरु की कहाँ पे? धारवाड़ में है और गुलबर्ग में। गुवाहाटी की कहाँ पे? कोहिमा, ईटानगर और आइजोल में है। ठीक है। अब उच्च न्यायालय के हम संरचना देखेंगे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस तरह से होती है वो जानेंगे हम। आर्टिकल 271 सब क्लोज 1 में इसका वर्णन है। कार्यकाल कितना होता है ये देखेंगे। योग्यता क्या क्या होती है जजों की ये देखेंगे और कुछ अन्य प्रावधान देखेंगे। संरचना में क्या है? एक मुख्य न्यायाधीश और उतने ही अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रपति निर्धारित करे शब्द लिखा हुआ है, जबकि उच्चतम न्यायालय में क्या है? संसद द्वारा निर्धारण किया जाता है। जैसे उच्च न्यायालय में मान लीजिए उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या को कम ज़्यादा करना है तो वहाँ पे संसद से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा करना है तो सीधे राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति मतलब केंद्र सरकार कर सकती है। ठीक है। राष्ट्रपति का तात्पर्य कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब आता है नियुक्ति। नियुक्ति आर्टिकल 217 सब क्लोज 1 में नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उपरोक्त के अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेता है। मतलब देखो, अगर किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो वहाँ पे पहले तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी है और राज्य के राज्यपाल से सलाह लेनी है। और अगर राज्य के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो इन दोनों के अतिरिक्त उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी आपको सलाह लेनी होगी, राष्ट्रपति जी को, है ना। कार्यकाल कितना होता है? 62 वर्ष की आयु तक होता है। और जो सुप्रीम कोर्ट में कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर तक। इसमें भी कोई मिनिमम एज नहीं दी गई है। इस्तीफा या साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाता है ना, हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया वही होगी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की। जो मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस तरह से हटाया जाता है इसके पहले वाले वीडियो में, वही इसमें भी लागू रहेगी। योग्यता क्या है? योग्यता है कि भारत का कोई भी नागरिक हो जो होना चाहिए, 10 वर्ष उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पदों पर कार्य करने का अनुभव रखता हो। ठीक है। ये जो अनुभव है लगातार होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे होता है ये हम जानेंगे। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके, है ना, मुख्य न्यायाधीश से, अब क्या हो गया, अब कोलेजियम है। ठीक है। कोलेजियम के तहत होते हैं ये सब। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके एक उच्च न्यायालय से न्यायाधीशों का स्थानांतरण दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। इस स्थानांतरण के संदर्भ में वो निम्न से सलाह लेकर, कौन कौन से? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से जहां स्थानांतरण करना है और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से जहां पर स्थानांतरण करना है। मतलब जहां से कर रहा है और जहां पे कर रहा है। ठीक है। जहां से कर रहा है और जहां पर कर रहा है, दोनों राज्यों के जो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ेगी। ठीक है। अब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश
आर्टिकल 223 के अंतर्गत वर्णित है। जब उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके राज्य के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा। इससे वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो मुख्य न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 223 के तहत की जाएगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, आर्टिकल 224 में वर्णित है। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्च न्यायालय के कार्यभार में अचानक वृद्धि हो जाए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके नियुक्त कर सकेगा। नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है और इसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित होते हैं। ठीक है। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति तब की जाती है जब उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश अनुपस्थित हो। ठीक है ना, उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीश अगर अनुपस्थित है तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अभी दोनों स्थितियों में, कौन से दोनों, अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की स्थिति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति प्रदान करता है। अब देखेंगे हम उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है, आर्टिकल 215 में वर्णित है। यही हमने सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में भी देखा था कि वो भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है कि जो इनके फैसले होते हैं, जो निर्णय वगैरह होते हैं, ये रिकॉर्ड के रूप में रखे जाते हैं और जब कोई ऐसा ही मुद्दा या सिमिलर बात आती है तो उस मुद्दे को वहाँ पे अपन बता सकते हैं कि देखो यहाँ पे ये फैसला दिया था, तो इस आधार पर आप ये फैसला, मतलब जो वकील वगैरह होते हैं, इस तरह से अपनी बातें प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है। और अधीनस्थ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। अब हम देखेंगे आर्टिकल 220, इसमें क्या लिखा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात उन राज्यों को छोड़कर जहां पर उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, अन्य राज्यों में उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अधिकार है। मतलब आर्टिकल 220 में ये वर्णन है कि अगर कोई उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो वो उस राज्य में जहाँ जिस राज्य का वो न्यायाधीश था वहाँ पर वो अधिवक्ता नहीं हो सकता है, जबकि अन्य राज्य और सुप्रीम कोर्ट में वो हो सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्य के अधीन किसी पद पर कार्य नहीं करेगा और यद्यपि राज्यपाल या सलाहकारी संस्थाओं के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। अब देखेंगे हम उच्च न्यायालय की अधिकारिता। सुप्रीम कोर्ट की भी हमने अधिकारिता देख ली थी, अब हम उच्च न्यायालय की अधिकारिता देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे आरंभिक अधिकारिता, रिट अधिकारिता, अपीलीय अधिकारिता और अधीक्षण सुप्रिंटेंडेंट जो होती है वो अधिकारिता। ठीक है। आरंभिक अधिकारिता के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे सिविल मामलों में सीधे सुनवाई करता है, इन 4 मेगा सिटीज में। ठीक है। आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत जानते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के उच्च न्यायालयों को कुछ सिविल मामले में आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, अतः एक निश्चित राशि से अधिक राशि के मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में वाद हेतु लाए जा सकते हैं। संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विवाद सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ठीक है। संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ठीक है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। विवाह विच्छेद, भरण पोषण, कंपनी लॉ संबंधी मामले उच्च न्यायालय में से ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। भारत के तटीय राज्यों के उच्च न्यायालयों को नौवन संबंधी मामलों में सुनवाई का अधिकार है। जैसे भारत को विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में व्यापार और नौवन संबंधी विधि को लागू करने का अधिकार है और यदि इसका उल्लंघन विदेशी व्यापारिक जहाजों द्वारा किया जाए तो भी सुनवाई भारतीय उच्च न्यायालय में की जाती है। जैसे मुंबई उच्च न्यायालय को भारतीय समुद्री सीमा से होने वाले नौवहन वाद सुनने का अधिकार है, मुंबई उच्च न्यायालय को। ठीक है। भारत की किसी भी समुद्री सीमा में अगर विवाद हो रहा है तो जो मुंबई उच्च न्यायालय वो इस संबंध में सुनवाई कर सकता है। अब आता है हमारा रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता देखो इसमें 226 में वर्णित है, सुप्रीम कोर्ट की किस में वर्णित है? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 32 में वर्णित है। ठीक है। और ये समवर्ती अधिकारिता आर्टिकल 226 के तहत है। क्या है इसमें थोड़ा हम जानते हैं। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के संबंध में या अन्य किसी विषय पर अर्थात सिविल मामलों और क्रिमिनल मामलों में भी रिट जारी करने का अधिकार है। यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट को केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट अधिकार प्राप्त है, जबकि उच्च न्यायालय को किसी भी विषय पर या किसी भी विषय पर अर्थात सिविल और क्रिमिनल मामलों में भी वो रिट जारी कर सकता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट की अपेक्षा उच्च न्यायालय की मतलब
उच्चतम न्यायालय की अपेक्षा उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता का क्षेत्र व्यापक है। तो ये कथन बिल्कुल सही कहलाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनल और सिविल मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रीट अधिकारिता की तुलना की जाए तो उच्च न्यायालय की शक्तियां अधिक है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता मौलिक अधिकार तक सीमित है, जबकि उच्च न्यायालय सभी विषयों पर रीट जारी कर सकता है। यद्यपि क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता अधिक दिखाई देती है। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय की दिखाई देती है, परंतु अगर अधिकारिता, संपूर्ण अधिकारिता देखी जाए तो ये मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त जो उच्च न्यायालय है वो क्रिमिनल और सिविल मामलों में भी रीट अधिकारिता प्रयोग करता है। अब आता है हमारा अपीलीय अधिकारिता उच्च न्यायालय की। सिविल मामलों में किसी भी मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है, जबकि क्रिमिनल मामलों में अपील प्रमाण पत्र के साथ या बिना प्रमाण पत्र के साथ संभव है। क्रिमिनल मामलों में बिना प्रमाण पत्र के अपील ऐसे मामलों में की जाएगी जिसमें सेशन कोर्ट ने 7 वर्ष या उससे अधिक का दंड दिया है। ऐसे सभी मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने मृत्युदंड दिया है उच्च न्यायालय के अनुमोदन से ही लागू होते हैं, अतः इनमें भी बिना प्रमाण पत्र के अपील स्वतः स्थापित हो जाती है। अब देखते हैं हम अधीक्षण अधिकारिता, है ना, सुपरिंटेंडेंट ज्यूरिडिक्शन, है ना। उच्च न्यायालय को अपनी शक्तियों के संदर्भ में अधीक्षण की अधिकारिता भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों के संबंध में प्रशासनिक और न्यायिक अधीक्षण का अधिकार रखता है। अधीक्षण की प्रशासनिक अधिकारिता के आधार पर वो निम्नलिखित कृत्य संपन्न करता है। कौन कौन से कृत्य? अधीक्षण न्यायालय या अधिकारणों की कार्यवाही के लिए नियमों का निर्माण करना, न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रिकॉर्डों, लेखाओं और संरक्षित करने के लिए प्रारूप तैयार करना, अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों, क्लर्कों या अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली फीस व वेतन के संदर्भ में प्रावधान निर्धारित करना। यदि कोई न्यायिक पदाधिकारी किसी अनियमितता का दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध दंडिक कार्यवाही करना, ये उच्च न्यायालय के कार्य अधीक्षण कार्य कहलाएंगे। न्यायिक अधीक्षण के संदर्भ में वो निम्नलिखित मामलों में स्वतः हस्तक्षेप करके उचित कार्यवाही कर सकता है। कौन कौन से? जब किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकारिता से बाहर जाकर कोई कार्यवाही की हो और ऐसा जानबूझकर किया गया हो तो वो हस्तक्षेप कर सकता है। किसी अधीनस्थ न्यायालय ने भूलवश किसी मामले में अधिकारिता ग्रहण कर ली हो, अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार कर दिया हो, अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता से घोर अन्याय हुआ हो, तो इस मामले में वो कर सकता है। अब हम जानेंगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के संदर्भ में कुछ विषय जानते हैं। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से भी सलाह ली जाती है। यद्यपि वर्तमान में तृतीय जजेस केस के निर्णय के अनुसार नियुक्तियां कोलेजियम द्वारा की जाती है ना। कोलेजियम, ये महत्वपूर्ण बात है, कोलेजियम द्वारा की जाती है। इस प्रकार वर्तमान में न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका का प्रभाव शून्य है, जो कोलेजियम कहता है उसी को नियुक्त करना होता है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत एवं राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात संसद में इस पर मतदान नहीं किया जा सकता। वेतन भत्तों में कटौती भी न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान नहीं की जा सकती। ठीक, एक अपवाद है, वित्तीय अपवाद का लग रहा है तब की जा सकती है। न्यायाधीशों के कार्यकाल से पूर्व पद मुक्ति एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा ही संभव है। न्यायाधीश असमर्थता या साबित कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। मतलब इनकी स्वतंत्रता बहुत पुख्ता है, इन्हें हटाना आसान नहीं है। देखिए उदाहरण, इतने साल हो गए आज तक किसी भी जज को इस आधार पर नहीं हटाया गया है। ठीक है, क्योंकि प्रक्रिया इतनी जटिल है। अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211 में प्रावधान है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल में न्यायाधीशों के कर्तव्य निर्वहन के क्रम में दिए गए निर्णय पर चर्चा नहीं की जा सकती। उनके, है ना, जो भी निर्णय देते हैं उसमें संसद में किसी तरह की बहस या वाद विवाद नहीं हो सकता। उच्चतम तथा उच्च दोनों ही अभिलेख न्यायालय और दोनों ही अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही अपने गैर न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार रखते हैं। इसमें कार्यपालिका विधायिका की कोई भूमिका नहीं होती। जैसे उच्च न्यायालय में कभी कभी भर्ती निकलती है तो सीधा उच्च न्यायालय ही वो सब कुछ प्रक्रिया करवाता है। ठीक है, और वही पोस्ट वगैरह निकालता है कि कितनी ज़रूरत है कितनी ज़रूरत नहीं है। ठीक, न्यायाधीशों को संरक्षण देने का उद्देश्य ये है कि वो बिना किसी बाह्य प्रभाव या दबाव के संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर न्याय उपलब्ध करा सके और संविधान के संरक्षण के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। अब जानेंगे हम अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। जिला और सत्र न्यायालय
अन्य अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय के संदर्भ में। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों में क्या क्या वो बंद करता है उच्च न्यायालय। ठीक है, अब जानेंगे जिला और सत्र न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण व पदोन्नति का अधिकार राज्यपाल को है और राज्यपाल उच्च न्यायालय की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधीनस्थ न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है या ऐसे अधिवक्ता या प्लीडर जो लगातार 7 वर्ष का अनुभव रखते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। कौन करता है? राज्यपाल करता है। किसकी सलाह से? उच्च न्यायालय की सलाह से। अन्य अधीनस्थ न्यायालय कौन होते हैं? इसमें इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग उच्च न्यायालय की सलाह पर की जाती है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता क्या होती है? जिला और सत्र न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य अधीनस्थ न्यायाधीशों की पदोन्नति, स्थानांतरण, दंड देने का अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब एक मुद्दा उठता है हमारे पास, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, है ना। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बहुत मुद्दा बना हुआ है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, ये एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। AI ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, JS, है ना। तो क्या है ये, इसका क्या फायदे क्या लाभ है ना। न्यायिक सेवा, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, तो इसकी चुनौती और लाभ क्या है ना, हम जानेंगे। सबसे पहले चुनौतियाँ। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार कानून का निर्माण किया गया है। यहाँ तक कि IPC, CRPC और CPC में कुछ प्रावधान में भी राज्य के मध्य भिन्नता पाई जाती है। अतः अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के लिए पाठ्यक्रम के निर्धारण को लेकर बड़ी चुनौती है। देखो, पहले तो CRPC, IPC और ये सब चेंज हो चुके हैं, है ना। आप इनको देख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता हो चुकी है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता हो चुकी है, इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं हल्के फुल्के, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसको करते हैं तो देखो, हर राज्य में अलग अलग कुछ प्रावधान होते हैं और एग्जाम होगा तो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, तो सबके राज्यों के हितों को कैसे रखा जाएगा, ये एक चुनौती है। अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग न्यायिक संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, ये भी एक चैलेंज है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में नियुक्ति किसी भी राज्य में प्राप्त हो सकती है। ऐसे में भाषाई चुनौती कार्य निष्पादन में बड़ी बाधा बन सकती है। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदमुक्ति के संदर्भ में उच्च न्यायालय की भूमिका महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लागू करने के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय की अधिकारिता में कमी आएगी, अतः उच्च न्यायालय द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा लागू करने के लिए पदोन्नति, स्थानांतरण आदि के संदर्भ में निश्चित प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे, जिसके लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है। राज्य का एकमत होना स्वयं में चुनौतीपूर्ण है। देखो, राज्यों को एकमत करना भी बहुत कठिन होता है। जहाँ पे मान लो केंद्र में अगर BJP की सरकार है, तो जो नॉन BJP गवर्नमेंट स्टेट है वो काफ़ी इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये चैलेंज बन जाता है हर क्षेत्र में। आप किसी भी देखो, GST इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत दिक्कतें आई थी, है। इस तरह से अधिकांश विद्वान इसे संघीय ढांचे के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि यह अधीनस्थ न्यायालयों के संदर्भ में राज्य की शक्ति को कम करेगा और केंद्र के हस्तक्षेप को बढ़ाएगा। ठीक है, ये संघीय ढांचे के विरोध भी इस आधार पर बताया जा रहा है। लेकिन लाभ क्या क्या होंगे? देखो, लाभ तो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि देखो भारत में जो कोर्ट केसेस है कितने सालों तक चलते, 20-20, 30-30 साल तक चलते। इवन केस करने वाले ही मर जाते हैं और जिसपे केस किया जाता है वो मर जाते हैं, तो बाद में फैसला आने के क्या फ़ायदा। तो इस तरह से लाभ मैं बताता हूँ। अधीनस्थ न्यायालयों की दक्षता में वृद्धि होगी। दक्षता में मतलब जैसे देखो, IAS अधिकारी होते हैं, जिला कलेक्टर जो होते हैं, वो एग्ज़ाम के थ्रू बनते, मतलब एक प्रॉपर एग्ज़ाम होती। अगर इनकी भी एग्ज़ाम होगी जो न्यायाधीशों वगैरह की, तो इनकी दक्षता में काफ़ी वृद्धि होगी, अच्छे फैसले देंगे, इसलिए वादों की संख्या में लगातार कमी आएगी। नियुक्तियों में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। जब दक्ष योग्य न्यायाधीश निर्णय लेंगे तो न्यायिक निर्णय के विवाद की संभावना कम होगी और त्वरित न्याय संभव होगा, जिससे अधीनस्थ न्यायालय पर जन विश्वास में वृद्धि होगी। ठीक है, देखो एक प्रोसेस में बताओ तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, मतलब न्याय में देरी स्वयं में करनी चाहिए। न्याय में देरी स्वयं में अन्याय। ठीक है, किसी को न्याय चाहिए तुरंत बेचारे को, लेकिन आपने 10 साल बाद फैसला सुनाया है, तो उसका क्या फ़ायदा जब वो ही मर गया बेचारा, उसे तो न्याय चाहिए था। ठीक है, अब इसमें हम निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? लोकतंत्र में संस्थाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी अधिकारिता उपलब्ध कराने और न्यायपालिका संरक्षण के रूप में कार्य करती है। आम जनता को त्वरित न्याय उपलब्ध करा
के उनकी अधिकारिता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व अधीनस्थ न्यायालयों को है। ये संभावना है कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को लागू होने के पश्चात न्यायपालिका इस भूमिका का निर्वहन बेहतर रूप से कर सकेगी। तो ये AIGC के बारे में। अब हम जानेंगे अधिकरण के बारे में, जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ट्रिब्यूनल्स के आर्टिकल 123 ए में का वर्णन है। ए मतलब ए और बी में जो भी है आप देख सकते हैं इसको, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा बनाए गए थे। अब परिभाषा क्या हो सकती है इसकी? परिभाषा क्या है? अधिकरण ऐसी संस्थाएं जो किसी क्षेत्र विशेष में न्यायिक कार्य को संपन्न करते हैं। इनका कार्य विशेषज्ञता के साथ न्याय उपलब्ध कराना होता है। भारतीय मूल संविधान में अधिकरणों के संबंध में प्रावधान नहीं थे, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 14A में इन्हें शामिल किया गया और अनुच्छेद 123 बता रहा था मैं यहाँ, 123 नहीं 323 है, 323 ए में प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में है, जबकि अन्य अधिकरणों के संबंध में 323B में प्रावधान किए गए। अब प्रशासनिक अधिकरण हम जानते हैं 323 ए में संसद को यह अधिकार है कि वो संघ या राज्य के अधीन कार्य करने वाले लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए केंद्र, राज्य या संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सके। जो लोक सेवकों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद होते रहते हैं, उसके संबंध में अधिकरण गठित किए जा सकते हैं। तो पहला हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, इसकी संरचना क्या है? एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं। इनका निर्धारण कौन करता है? उपाध्यक्ष और सदस्य का संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वर्तमान में एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 44 सदस्य। ठीक है, इनमें से कुछ न्यायिक सदस्य होते हैं और कुछ गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह पर की जाएगी, है ना। और योग्यताएं देख लेते हैं। अध्यक्ष पद हेतु भारत का नागरिक होना चाहिए, उच्च न्यायालय का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, या 2 वर्ष उपाध्यक्ष के पद पर आसीन रहा हो ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में, है ना। 2 वर्ष संघ सरकार के अधीन सचिव के पद पर कार्य कर चुका हो, या ठीक है, ये और में है सब। ठीक, इनमें से कोई एक होनी चाहिए। उपाध्यक्ष पद हेतु क्या होना चाहिए? 5 वर्ष के जो ऊपर है वो तीनों, तो ये तो होना ही चाहिए ये सब। और इसके अलावा क्या मतलब और में क्या है? 5 वर्ष संघ के अधीन अतिरिक्त सचिव के रूप में अनुभव होना चाहिए। न्यायिक सदस्य हेतु क्या होना चाहिए? हाई कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। केंद्रीय विधि सेवा में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और गैर न्यायिक सदस्य हेतु क्या होना चाहिए? 2 वर्ष अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुका हो, या फिर 5 वर्ष संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर चुका हो। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 67 ईयर्स की आयु तक गैर न्यायिक सदस्य हेतु। ये बात विशेष ध्यान रखनी है। अब एक नोट हम देखेंगे। अनुच्छेद 323A के अधीन प्रावधान है कि प्रशासनिक अधिकरणों से अपील अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। लेकिन जो पहले मैंने बताया था एक एस चंद्र कुमार केस हुआ था 1997 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्धारित किया था कि अधिकरणों से अपील पहले हाई कोर्ट में की जाएगी, उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, नहीं तो पहले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में की जाती थी। अब हम अन्य अधिकरण जानेंगे, वो आर्टिकल 323B में वर्णित है। अनुच्छेद 323B में संसद को यह अधिकार दिया है कि वो कर संबंधी विवाद, विदेशी मुद्रा और आयात निर्यात संबंधी विवाद, औद्योगिक एवं श्रम संबंधी विवाद, भूमि संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवाद, ठीक है, जो संसदीय राज्य विधानमंडल में होते हैं, किराएदारी संबंधी विवाद के संदर्भ में अधिकरणों का निर्माण कर सकती है। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त संसद विधि द्वारा अन्य अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में अधिकरणों का गठन कर सकती है। हरित न्यायिक अधिकरण, साइबर अपराध अधिकरण, सशस्त्र बल अधिकरण, आयकर अपीलीय अधिकरण, सांविधिक अधिकरण है। अब हम देखेंगे प्रश्न। क्या आप इस मत से सहमत है कि सामान्य अधिकरण न्यायालयों की अधिकारिता को कम करते हैं? उपयुक्त को दृष्टिपात रखते हुए भारत में अधिकरणों की संवैधानिक निकाय वैधता और क्षमता की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसका आप आंसर लिखकर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा बता देंगे कि अधिकरण के क्या फायदे क्या नुकसान है, और ये जो भारतीय न्यायपालिका में इनकी कितनी भूमिका है, और ये केसों को कम कैसे कर सकता है। ठीक है, इसमें एस चंद्र कुमार केस का भी आप जिक्र कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे न्याय में देरी, स्वयं में अन्याय या उपाय, इनके सुझाव बताएंगे। ठीक है, जो न्याय में देरी होती है तो उसके लिए अभी क्या क्या सुझाव और उपाय दे सकते हैं। इसके लिए भारत मतलब विशेष उद्देश्य न्यायालय गठित किए गए हैं और वैकल्पिक विवाद समाधान
भी जैसे भारत में उपस्थित है। जैसे विशेष उद्देश्य न्यायालय में कौन कौन से आते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर फोरम, सैन्य अदालत और फैमिली कोर्ट। और वैकल्पिक विवाद समाधान में कौन कौन आते हैं? लोक अदालत आती है, फास्ट ट्रैक आता है, मोबाइल कोर्ट आता है, ई कोर्ट आता है, प्ले बार्गेनिंग आता है। वर्तमान में भारत में लगभग 4 करोड़ मामले न्यायपालिका के समक्ष लंबित है, जिसका प्रभाव आम व्यक्तियों पर नकारात्मक होता है। यदि किसी मामले में व्यक्ति दोषी है तो अन्याय दूसरे पक्ष के साथ, और यदि व्यक्ति निर्दोष है तो अन्याय स्वयं उस व्यक्ति के साथ होता है। इसका प्रभाव न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि उसके परिवार पर भी मानसिक और आर्थिक रूप में दिखाई देता है। देखो, अगर न्याय नहीं देंगे तो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है और जो आरोप लगा रहा है, दोनों को ही नुकसान है। क्योंकि जिस पर आरोप लगाया जा रहा है, अगर उस पर आरोप लगा हुआ है और वो बरी नहीं हो पा रहा है आरोप से, तो समाज और उसके परिवार पर घृणा की दृष्टि से लोग बाग देखते हैं, तो ये एक नेगेटिव है। और जो आरोप लगा रहा है, अगर उसने गलत आरोप लगाया तो उसे भी सजा नहीं मिल रही गलत आरोप लगाने के क्रम में, तो ये भी एक तरह से नुकसान है। यदि किसी मामले में त्वरित न्याय नहीं होता है तो कई बार अपराधी तत्वों को ये विश्वास हो जाता है कि अपराध करने के पश्चात भी वे सुरक्षित रह सकते हैं और उनके मन में भय समाप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप समाज में अपराध पर अंकुश नहीं लग पाता है, जिससे एक बड़े वर्ग पर अन्याय की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, देखो, अपराधी को अगर सजा नहीं दी जाएगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और वो और अपराध करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सजा भी आपको त्वरित देनी चाहिए। इस चुनौती से निपटने के लिए राज्य द्वारा दोहरे प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य एक और विशेष उद्देश्य न्यायालय स्थापित कर रहा है तो दूसरी ओर वैकल्पिक विवाद समाधान के सिद्धांत पर अपना कार्य कर रहा है। तो हम देखेंगे विशेष उद्देश्य न्यायालय। इसमें सबसे पहले आता है फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट का क्या कार्य होता है? विवाह विच्छेद, भरण पोषण, संपत्ति, उत्तराधिकार संबंधी मामले देखता है। त्वरित न्याय उपलब्ध हो, उच्च न्यायालय के कार्यभार में कमी हो। स्थापना हेतु क्या क्या प्रावधान है? 10 लाख से जो ज़्यादा जनसंख्या वाले शहर है वहाँ पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाते हैं। पहला फैमिली कोर्ट जयपुर में स्थापित किया गया था। अब हम देखेंगे उपभोक्ता न्यायालय। हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया है, ये आपको देखना है। उपभोक्ता न्यायालय की संरचना 3 स्तर पर होती है। जिला उपभोक्ता फोरम, एक अध्यक्ष होता है जो वर्तमान सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं और 2 अन्य सदस्य में एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होता है। अधिकारिता क्या है? 20 लाख तक के मामले। ठीक हो, ये जो अभी इसमें संशोधन हुआ तो ये जो कौन कौन से कितने लाख तक के केसेस देख सकता है, ये आप एक बार नए जो संशोधन है उसके अनुसार हिसाब से लिख सकते हैं। तो ठीक है, ये इसमें मैं आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आपको खुद को चेक करना है ना। अन्य डिटेल में बता देता हूँ। राज्य उपभोक्ता फोरम में क्या उच्च न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, 3 अन्य सदस्य, एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। कार्यकाल 5 वर्ष या 67 ईयर्स तक की आयु होना चाहिए। अधिकारिता 20 लाख या 1 करोड़, ये आपको देखना है नेट से, ये मैं नहीं बताऊँगा। जिला न्यायाधीश से निर्णय दिए जाने के 30 दिन के भीतर अपील राज्य उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम। इस पे सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष बन सकता है। 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, गैर न्यायिक क्षेत्र में। ठीक है, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है और अधिकारिता ये आपको नेट से चेक करनी है। ठीक है, राज्य उपभोक्ता फोरम से अपील 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है। अब आता है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर अपने फैसले देती है। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मामलों में त्वरित सुनवाई करने और पर्यावरण से संबंधित विधिक या संवैधानिक मामलों के संरक्षण के लिए सुनवाई करना। मुख्य पीठ कहाँ है? दिल्ली, और अन्य पीठ 4 जगह, पुणे में है, भोपाल में, कोलकाता में और चेन्नई में। ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। संरचना क्या है होती है? एक अध्यक्ष जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। इसके अतिरिक्त न्यायिक सदस्य जिनमें अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। ठीक है, 20 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 10 सदस्य। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों में से की जाती है। गैर न्यायिक सदस्य भी होते हैं, इनकी भी अधिकतम संख्या 20 है, परंतु वर्तमान में 10 सदस्य है। योग्यता क्या क्या है NGT वालों की? MSc होना, MSc, MTech या 15 वर्ष पर्यावरण संरक्षण या जैव विविधता के क्षेत्र में इनको अनुभव होना चाहिए। NGT को सिविल न्यायालय की अधिकारिता प्राप्त है और ये पक्षकार को हर्जाना देने के लिए डिक्री जारी कर सकता है। डिक्री मतलब
आदेश जो होता है ना, जो कानून की भाषा में डिक्री आदेश की तरह होता है, या आप नेट पे सर्च करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छी चीज़ इसमें समझ में आएगी। एनजीटी अधिकरण के अंतर्गत प्रावधान है कि एनजीटी से अपील अनुच्छेद 136 के तहत के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती, परंतु 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के पश्चात अब हाई कोर्ट में भी इसकी अपील, हाई कोर्ट भी अपील सुनने का अधिकार रखता है। मतलब एनजीटी की अब जो अपन एनजीटी के किसी फैसले के विरुद्ध हम हाई कोर्ट में भी जा सकते, पहले सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते थे। वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण वैश्विक समस्या और ये मानव जीवन के लिए घातक भी है। पर्यावरण संरक्षण आज प्रत्येक देश की प्राथमिकता है, परंतु विकास की चुनौतियों को देखते हुए राज्य संतुलन बनाने में सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की भूमिका महत्वपूर्ण है। अधिकरण राज्य की विकास योजनाओं को पर्यावरण संरक्षण विरोधी होने के आधार पर न केवल प्रतिबंधित कर सकता है, अपितु विशेषज्ञों की उपस्थिति द्वारा यह सुनिश्चित कर सकता है कि योजना में ऐसे क्या परिवर्तन किए जाए जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी को हानि न पहुंचे। ठीक है, इन्वायरमेंट से संबंधित पूरे मुद्दे देखते हैं। आर्टिकल 142 के पूर्ण न्याय का सिद्धांत है। देखो ये यूपीएससी में पूछा गया था, आर्टिकल 142 क्या होता है? पूर्ण न्याय का सिद्धांत होता है। ठीक है, वैकल्पिक विवाद समाधान के साधन कौन कौन से? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेटलमेंट। पहले हम देखेंगे लोक अदालत। 1982 में पहली बार प्रयोग के तौर पर जूनागढ़ में लोक अदालत गठित की गई। इसकी सफलता को देखते हुए 1987 में विधिक सहायता प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया और लोक अदालतों को सिविल अदालतों की मान्यता प्रदान की गई। लोक अदालत किसी भी मामले में निर्णय नहीं देती है। लोक अदालत में ऐसे ही मामले लाए जाते हैं जो मैत्रीपूर्ण समझौतों द्वारा सुलह संभव हो। न्यायालय में बीमा संबंधी विवाद, श्रम कानून से जुड़े मामले, बैंकिंग मामले, किराएदारी से संबंधित मामले या राज्य के अन्य विभागों से संबंधित विवाद समझौतों के लिए प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सन 2002 में विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा स्थायी लोक अदालतों का गठन किया जा रहा है। अब हम देखेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट, त्वरित न्यायालय। ठीक है, जो गंभीर और जघन्य आपराधिक मामले होते हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाते हैं। सन 2000 में वित्त आयोग की सिफारिशों पर संघ ने पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में गंभीर और जघन्य अपराध से संबंधित ऐसे मामले जो 2 वर्ष या उससे अधिक से सत्र न्यायालय में लंबित हो सुनवाई होनी इन पर सुनवाई होती है। मतलब इन पे सत्र न्यायालय में 2 वर्ष से अधिक के लिए अगर लंबित है तो। सन 2011 में संघ ने फास्ट ट्रैक कोर्ट को वित्तीय सहायता देना बंद कर दिया और राज्यों ने भी इसे वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई। परिणामतः ये समाप्त होने की स्थिति में है। ठीक है, अब मतलब इनका ज़्यादा महत्व नहीं बचा है। गंभीर और जघन्य अपराध को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे मामले में जो त्वरित निर्णय पर दंड सुनिश्चित किया जाए और जिससे अपराधों की पुनरावृत्ति न हो और जनता के मन में अपराध करने को लेकर भय व्याप्त हो, इसमें फास्ट ट्रैक की भूमिका महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही थी। यही कारण है कि 14वें वित्त आयोग ने भी इसे जारी रखने का सुझाव दिया था। ठीक है, परंतु इसको देखो वित्तीय सहायता नहीं मिल रही, किसी को वित्त नहीं मिलेगा तो क्या कार्य करेगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मोबाइल कोर्ट, चलता फिरता न्यायालय। सन 2007 में इसे स्थापित किया गया था। इससे ब्लॉक स्तर पर न्यायाधीश अपनी न्यायालय इसमें क्या होता है, ब्लॉक स्तर पर न्यायाधीश अपनी न्यायालय स्थापित कर सकता है। कोई न्यायाधीश संबंधित ब्लॉक के सदस्य अपने मामले न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। न्यायालय चक्रीय आधार पर स्थापित की जाती है। मामलों की सुनवाई जूनियर सिविल जज और द्वितीय श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा सांध्यकालीन कोर्ट। इसका उद्देश्य क्या था? लंबित मामलों का निपटारा, है ना। ये शाम को 5:15 से लेकर 7:15 तक चलता था, अतिरिक्त कार्यवाही करता था। 2006 में अहमदाबाद में इसका पहला प्रयोग हुआ है। ई कोर्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू इंट्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी 2005। इस नीति द्वारा निम्न प्रयास किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय सहित भारत के सभी न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। ठीक है, इनके फैसलों को ऑनलाइन प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सभी न्यायालयों को राष्ट्रीय डाटा ग्रिड से जोड़ा जा रहा है। न्यायिक व्यवस्था को जनोन्मुखी बनाने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे ऑनलाइन केस फाइलिंग, SMS के माध्यम से केस संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केस की सुनवाई करना। ठीक है, ई कोर्ट के उदाहरणों को लागू करने से यह अपेक्षा की जा रही है कि केस निपटारे में पारदर्शिता आएगी और मामले में त्वरित सुनवाई संभव हो सकेगी। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्ले बार्गेनिंग। अभियुक्त द्वारा आरोपित कृत्य को स्वीकार किए जाने पर यदि वादी इससे संतुष्ट हो जाता है, न्यायालय सजा में सामान्यतः कटौती कर देता है। ठीक है, अगर
किसी ने जुर्म किया है और सामने वाले को सामने अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने जुर्म किया है, तो इसमें जो सज़ा में न्यायाधीश कटौती कर सकता है। अब हम देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर यूपीएससी मेंस में या स्टेट पीसीएस के मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है? देखो, न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि संविधान के या सरकार द्वारा किसी भी संसद द्वारा किसी भी कानून वगैरह को या संविधान में कोई संशोधन किया जाता है, तो वो संशोधन की वैधता सही है या नहीं है, उसके जांच के लिए न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। और अन्य मुद्दों पर भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। तो हम जानेंगे कार्यपालिका द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है, अध्यादेश जारी किया जाता है। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून विधि के संविधान संशोधन किया जाता है। न्यायपालिका द्वारा पूर्व में दिए गए किसी निर्णय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने, इन सभी की संवैधानिक जांच करना ही न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है ना। ये सही है या नहीं है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 32, 131, 137, 246, 256, 267 और 226 अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्रदान की गई है। देखो, ये सारे जो आर्टिकल है मैं पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इनको डिटेल में वापस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये शक्ति सीमित अधिकार पर थी, परंतु 1978 में मेनका गांधी केस में विधि की सम्यक प्रक्रिया सिद्धांत के पालन के साथ ही इस शक्ति का विस्तार हुआ है। ठीक है, देखो आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार के तहत मैंने मेनका गांधी केस भी डिस्कस किया है, पूरे डिटेल में डिस्कस किया है, ये आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब इनको वापस डिटेल में डिस्कस करूँगा तो आपका भी समझ आएगा, मेरा भी समझ आएगा। 1973 में केशवनंद भारती केस के आधारभूत ढांचे सिद्धांत ने भी पुनरावलोकन की शक्ति को विस्तृत किया है। कुछ अपवाद भी है, वो देख लेते हैं। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था और इसमें प्रावधान किया गया था कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है, परंतु 2007 में IR कोहिल्लू केस के निर्णय के पश्चात आधारभूत ढांचे के विरुद्ध होने के आधार पर 9वीं अनुसूची के विषयों का पुनरावलोकन किया जा सकता है। देखो, सीधी सीधी बात है कि न्यायपालिका द्वारा किसी भी चीज़ का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, किसी भी चीज़ का। ठीक है, संविधान के किसी भी प्रावधान, संसद हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, कुछ ने कुछ भी पारित किया हो, उस पर आप न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, कुछ विशेष उपबंध रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति को सलाह दी गई मंत्रिपरिषद, उस पर नहीं किया जा सकता है। तो ये विशेष उपबंध उसी में लिखे हुए हैं संविधान में। पर आप मतलब डिक्टेटरशिप नहीं हो सकते कोई, है ना, तानाशाही शासन स्थापित नहीं हो सकता है। ठीक है, कोर्ट उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। इस प्रकार वर्तमान में न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का विस्तार लगभग विधायिका के सभी विधियों और कार्यपालिका के सभी आदेशों पर हो चुका है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब कोई वाद न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका मूल्यांकन देख लेते हैं। इसका नेगेटिव पक्ष सबसे पहले जानेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन, देखो शक्ति के पृथक्करण जो किसने दिया था? मोंटेस्क्यू, है ना, मोंटेस्क्यू ने दिया था। मोंटेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण इन्हें बोले थे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में अपनी शक्तियों का स्पष्ट वर्गीकरण होना चाहिए। पर इसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है तो शक्ति के पृथक्करण का उल्लंघन है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि ये कार्यपालिका तथा विधायिका पर न्यायपालिका के वर्चस्व को स्थापित करता है। कुछ विद्वान इसे अलोकतांत्रिक भी मानते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए कानूनों के भाग्य के निर्धारण को न्यायपालिका के ऊपर छोड़ देता है। देखो क्या होता है, जैसे विधायिका कोई कानून बनाती है तो वो जनता, विधायिका को किसने चुना है? जनता को, जनता ने चुना है, जनता ने चुना है। तो जनता ने चुना है तो वो अपने जनता के जो भावना के अनुरूप कार्य करेंगे। और कोर्ट इसको अगर मान लो नल एंड वॉइड घोषित कर देता है किसी भी कानून को, तो कोर्ट को किसने चुना है ये बताइए आप? कोर्ट के जो न्यायाधीश वगैरह है वो तो मतलब ऐसे कोई डायरेक्टली जनता द्वारा तो चुने नहीं गए। तो कभी कभी ये एक विरोध, मतलब एक तरह से गलत है कि इस तरह से कर दिया जाता है। बट अगर जनता के अधिकार व्यापक रूप से हनन हो रहा है तो कोर्ट द्वारा जो न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है वो भी सही कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ये टकराहट बनी रहती है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे न्यायपालिका के निर्णय आधुनिक प्रगतिशील सिद्धांतों से प्रेरित हो, जबकि सामाजिक चेतना आधुनिकता के प्रति तुलनात्मक रूप से कम गतिशील होती है। परिणाम स्वरूप न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में समाज में द्वंद्व आरंभ हो जाता है और ऐसे निर्णय को लागू करने में कार्यपालिका के समक्ष चुनौती उत्पन्न
होती है। न्यायपालिका स्वयं अपने निर्णय को बदलने का अधिकार रखती है और अपने मामले पर बहुत कम अंतराल पर ही निर्णय परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ऐसी स्थिति में जनता और प्रशासन के मन में निर्णय क्रियान्वयन को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अब इसके कुछ सकारात्मक पॉइंट भी है, मैंने अभी जो बताए थे। भारत में राजनीतिक चेतना का स्तर निम्न रहा है और ऐसे में संभावना होती है कि कार्यपालिका या विधायिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करे। न्यायिक पुनरावलोकन ने ऐसे दुरुपयोग की संभावना को रोकने का प्रयास किया है। न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका ने संवैधानिक प्रावधानों और विभिन्न कानूनों का समाज के वंचित वर्ग या शोषित वर्ग को न्याय दिलाने के संदर्भ में व्याख्यायित किया है। इस प्रकार भारतीय सामाजिक न्याय के दर्शन को वास्तविक रूप प्रदान करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यायपालिका ने संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो कार्यपालिका और विधायिका कुछ ऐसे प्रोविजंस कर दिए है जिससे संविधान मतलब लोगों का अधिकार का हनन होने लगता है, तो न्यायपालिका इसे नल और वैध घोषित कर देती है। मौलिक अधिकार और संविधान के संरक्षण के रूप में न्यायपालिका की भूमिका को स्थापित करने में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति महत्वपूर्ण है। अब निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं? ये पूरी बातें यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस के हिसाब से, मेंस एग्जाम के थ्रू आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, है ना। इसका आप पीडीएफ भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। लोकतंत्र में जनता के हितों को संरक्षित करने के लिए न्यायपालिका के पास एक महत्वपूर्ण यंत्र है। न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वो विधायिका और कार्यपालिका की गरिमा का सम्मान करते हुए मात्र विधिक और संवैधानिक वाद के संदर्भ में इसका प्रयोग करे, जिससे शक्ति पृथक्करण सुनिश्चित हो सके और संस्थाओं के मध्य संतुलन भी बनाया रखा जा सके। अब हम जानेंगे न्यायिक सक्रियता। पहले मैं बता दें न्यायिक सक्रियता सामान्यतः होती क्या है। न्यायिक सक्रियता ये होती है कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा अगर कोई कानून बनाया जा रहा है, तो अगर वो कानून लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है तो वो न्यायपालिका उसकी जांच कर सके। ठीक है, ये न्यायिक सक्रियता कहलाती है। मतलब न्यायपालिका सक्रिय रहे कि कोई गलत कार्य ना हो रहा हो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होता है अपने कर्तव्यों के संदर्भ में सक्रियता, है ना। मतलब सक्रियता कि यार जल्दी जल्दी फैसले दे या कोर्ट में जो भी वाद है उनका अच्छे से निर्णय करे। स्वतः संज्ञान भी ले लेती हो। जो एसपी गुप्ता केस हुआ था 1982 में, है ना, जो पीआईएल के उदाहरण। चलिए, पीआईएल के जनक कौन कहलाते हैं? पीएन भगवती कहलाते हैं, है ना, पीएन भगवती। ये पहले बता चुका हूँ मैं। और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध में जो हस्तक्षेप करती है वो भी न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायिक सक्रियता का सीधा सा मैंने स्पष्ट मुद्दा बता दिया है कि एक्टिव रहना, या जैसे देश में कोई भी कानून वगैरह बन रहा है तो सही है या गलत है ना, अपने केसों को निपटाना, वो सक्रियता कहलाता है। न्यायिक सक्रियता का आधार जनहित याचिकाओं और न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना है। भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रावधान का वर्णन नहीं किया गया है। ये अभिधारणा न्यायपालिका द्वारा स्वप्रेरित है। न्यायिक सक्रियता के भारत में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव दिखते हैं। न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित किया है कि समाज एक ऐसा वर्ग है जो अशिक्षित है और जिसमें अपने अधिकारों को लेकर चेतना नहीं है, उन्हें न्याय उपलब्ध कराया जा सके। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से न्यायपालिका ने सरकार की विभिन्न नीतियों को संबंधित वर्गों तक पहुंचाने के लिए शासन और प्रशासन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित किया है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है और कार्यपालिका अपने कर्तव्यों निष्पादन के लिए बाध्य हुई। अंततः ये कहा जा सकता है कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से न्यायपालिका ने लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को स्थापित किया है, वो भी ऐसे समय जब राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं सिद्धांत तथा मूल्यहीन राजनीति के कारण संस्थाओं पर विश्वास कम हुआ है। न्यायिक सक्रियता ने लोकतंत्र में जनविश्वास को स्थापित किया है। ठीक है ना। जैसे आप बहुत सारी स्थितियां देख सकते हैं जहाँ पे इन्होंने कोर्ट ने जो विधायिका या कार्यपालिका द्वारा जो निर्णय दिए गए उन पे नल और वॉइड घोषित किया है। यद्यपि न्यायिक सक्रियता के आधार पर सकारात्मक प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। न्यायिक सक्रियता निश्चित रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है और प्रत्येक मामले में न्यायिक हस्तक्षेप का परिणाम यह हुआ है कि एक और विधायिका अपने कर्तव्य से विमुख हुई है और कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। न्यायपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, जबकि कार्यपालिका और विधायिका होती है, क्योंकि जनता उन्हें हटा सकती है, पर न्यायपालिका को आप नहीं हटा सकते। आप चाहो कि न्यायाधीश को हटा दे तो नहीं हटा सकते।
और ना ही उसकी जवाबदेहिता जनता के प्रति है। तो ऐसे में न्यायिक निर्णयों को लागू करने में कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व से विमुख होने का प्रयास करती है। अंततः इसका परिणाम नीति क्रियान्वयन में विलंब के रूप में देखा जा सकता है। लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका 3 स्तंभ है। लोकतंत्र की सफलता तीनों स्तंभों द्वारा अपने कर्तव्यों के सुचारू निर्वहन से सुनिश्चित होती है। अतः तीनों स्तंभों को एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हुए अपनी अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे पूरा कोर्ट का हमने पढ़ लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने? उच्च न्यायालय पढ़ लिया है, ठीक है, अधिकरण वगैरह पढ़ लिए, और जो कोर्ट केस वगैरह क्या होते हैं वो हमने जान लिए। ठीक है, अब हम जानेंगे